हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इन्फिनिटी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले हम लोग समझते हैं एक टर्म ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को हिंदी में बोलते हैं परासरण। परासरण क्या होता है, पहले इस बात को समझते हैं, परासरण क्या होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास एक बर्तन है जिसको आपने दो हिस्सों में बांट दिया है और आपने बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी ऐसा मेम्ब्रेन जो कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को अपने अंदर से पास होने देता है और कुछ चीज़ों को नहीं होने देता है, यानी ये जाली टाइप का हो गया। ठीक है, इसको हम लोग नाम देते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी इनमें से कुछ चीज़ें हैं जो पास हो सकती है, कुछ चीज़ें हैं जो पास नहीं होती है। ठीक है, जैसे आप यूँ समझ लीजिए, जैसे घर पे आप मच्छरदानी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उससे क्या हो रहा है कि मच्छर को अंदर आने नहीं दे रहा है, लेकिन आपके अंदर हवा आ रहा है। ठीक है, उसी तरह आप काम करते हुए गांव में देखते हैं जो चलना होता है जिससे बालू चालते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ चीज़ों को नीचे जाने देते हैं, कुछ चीज़ों को नहीं देते हैं, यानी ये फिल्टरेशन है एक तरह से। और ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं या फिर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, यानी सेलेक्टिव चीज़ों को पास होने देगा और सेलेक्टिव चीज़ों को नहीं देगा। ठीक है, आपने इस बर्तन को SPM के जरिए दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। ठीक है, एक तरफ आपने रखा एक सोल्यूशन, ये आपके पास सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में आपने दो चीज़ें, सॉल्यूशन में दो चीज़ें ए और बी। ठीक है, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हो। ठीक है, और मान लीजिए इधर एक और सॉल्यूशन है, एक और सॉल्यूशन है, इसमें भी क्या है, A प्लस बी है। ठीक है, दोनों तरफ सॉल्यूशन है। आपके पास सॉल्यूशन में A हो गया सॉल्वेंट और B हो गया सॉल्यूट। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। A सॉल्वेंट है, B सॉल्यूट है, दोनों को मिक्स किए हैं, सॉल्यूशन तैयार हुआ है। और ये जो बर्तन बना है जिसको हमने SPM से डिवाइड कर लिया है दो पार्ट में, उसमें एक पार्ट में सॉल्यूशन है, दूसरे पार्ट में भी सॉल्यूशन है। मान लेते हैं जो A पार्ट वाला सॉल्यूशन है, ये पार्ट वाला, इसको हम 1 मान लेते हैं और इधर वाले सॉल्यूशन को मान लेते हैं सॉल्यूशन 2। ठीक है, दो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2। ठीक है, अब देखिए दोनों में सॉल्यूट सॉल्वेंट है। ठीक है, अब मान लीजिए सॉल्यूट की मात्रा किसी में ज़्यादा है। ठीक है, इसमें सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा है, B की मात्रा ज़्यादा है और इसमें B की मात्रा कम है, यानी सॉल्यूट लार्जर क्वांटिटी में है, अधिक मात्रा में है। यहाँ पर का जो सॉल्यूट है वो स्मॉलर क्वांटिटी में है, यानी कम मात्रा में है। ठीक है, अगर लार्जर मात्रा में है तो इसके मोल भी अधिक होंगे, इसके मोल भी अधिक होंगे। अमाउंट अगर ज़्यादा है तो मोल भी ज़्यादा होगा, क्योंकि मोल बराबर क्या होगा, वेट बाय मोलर वेट। तो मोलर वेट तो दोनों तरफ सेम ही है, दोनों B है, सिर्फ क्या है, वेट अधिक है, इधर का वेट अधिक है तो इधर का मोल भी ज़्यादा होगा। यहाँ पर का मोल क्या होगा, वो होगा कम, तो यहाँ का मोल हो जाएगा कम। ठीक है, अब अगर मोल ज़्यादा है तो अगर कंसंट्रेशन के टर्म में डिफाइन करें, कंसंट्रेशन यानी जैसे आप मान लीजिए मोलैरिटी या फिर मोलैरिटी या मोल फ्रैक्शन, किसी भी टर्म में डिफाइन करते हैं, लेकिन चलो हम लोग मोलैरिटी को लेकर के बात करते हैं। तो मोलैरिटी बराबर हो जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मान लेते हैं कि दोनों तरफ का वॉल्यूम सेम है, इधर का वॉल्यूम और इधर का वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम सेम है। इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम V है, इस सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम V है। ठीक है, दोनों तरफ अगर वॉल्यूम सेम है तो जिधर मोल ज़्यादा होगा उसकी मोलैरिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मोल ज़्यादा है तो इसकी मोलैरिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और इसकी मोलैरिटी यानी कंसंट्रेशन कम होगा। ठीक है, कंसंट्रेशन क्या बोलेंगे, कम है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे हायर कंसंट्रेशन, इसको बोलेंगे लोअर कंसंट्रेशन। कोई दिक्कत नहीं है इस टर्म में, ये हो गया लोअर कंसंट्रेशन।
ठीक है, फिर से ध्यान दो, यहाँ पर जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करके सॉल्यूशन बना है, इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा कम है। अगर सॉल्यूट की मात्रा कम है तो इसके मोल भी कम है, और अगर मोल कम है तो इनके कंसंट्रेशन भी कम है। ठीक है, यानी यहाँ पर अगर सॉल्यूट की मात्रा अधिक है तो इसके मोल भी अधिक है और इनके कंसंट्रेशन भी अधिक है। अगर अधिक कंसंट्रेशन है तो हम इसको बोलेंगे हाइयर कंसंट्रेशन, हाइयर कंसंट्रेशन। और इधर वाला सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन 2 ये हो गया लोअर कंसंट्रेशन। यहां तक में बात क्लियर है। चलो अब बात समझते हैं। अगर एसपीएम है और एसपीएम ये बताता है कि ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है और ये सिलेक्टिवली एक चीज को दूसरी जगह पास करवाता है, तो मान लेते हैं यहां पर से यहां तक पास होने वाला सिर्फ और सिर्फ ए है। क्या है? ए है। ए ही इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास हो सकता है, इस पार और इस पार। ठीक है, ए इस एसपीएम के जरिए इधर भी आ सकता है और ए इधर वाला उस पार भी जा सकता है, यानी सॉल्यूशन 1 का ए सॉल्यूशन 2 में जा सकता है, सॉल्यूशन 2 का ए सॉल्यूशन 1 में आ सकता है। ठीक है, अब ध्यान देना यह है कि ए जाएगा किधर, इधर आएगा या उधर जाएगा, यानी सॉल्यूशन 1 के तरफ आएगा 2 से, या फिर 1 से 2 के तरफ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हायर कंसंट्रेशन यानी यहां पर बी की मात्रा अधिक है। अगर बी की मात्रा अधिक है, यहां बी की मात्रा कम है, ठीक है, तो ए क्या करेगा, इधर से इधर आएगा, क्योंकि बी की मात्रा ज्यादा है तो ए को कहां जाना है, बी की तरफ जाना है। ठीक है, ताकि ए और बी का जो कंपोजिशन है वो बराबर हो जाए, यानी ताकि इधर का कंसंट्रेशन और इधर का कंसंट्रेशन बराबर हो जाए। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिए, अगर ए इधर आएगा तो ए का मात्रा यहां पर कम होगा सॉल्यूशन 2 में, जैसे ही ए का मात्रा कम होगा इधर आएगा तो ए का मात्रा बढ़ेगा। ठीक है, और जैसे ही ए बढ़ेगा, ए बढ़ने का मतलब हो गया आपके पास सॉल्वेंट बढ़ रहा है, यहां पर क्या हो गया, सॉल्वेंट घट रहा है। ठीक है, ए इधर से इधर आया, सॉल्वेंट घटा, सॉल्वेंट बढ़ा। अब जैसे जैसे सॉल्वेंट का मात्रा बढ़ता जाएगा इनका वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, और इनका वॉल्यूम भी क्या होगा, घटता जाएगा। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कंसंट्रेशन है आपके पास मोलैरिटी, और मोलैरिटी बराबर होता है मोल बाय वॉल्यूम। ठीक है, अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो इसका कंसंट्रेशन मोल बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज करेगा कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, मोलैरिटी डिक्रीज करेगा। एन कांस्टेंट है क्योंकि बी का जो भी नंबर था वो सेम है, जितने मोल थे वो फिक्स है, क्योंकि बी के अमाउंट में कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ ए के अमाउंट को लेके आ रहे हैं। तो जैसे ही ए का अमाउंट सॉल्यूशन 2 से 1 की तरफ आएगा तो ए का मात्रा यहां पर घटेगा तो इसका वॉल्यूम भी कम होगा, ए का मात्रा यहां बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अब जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा, जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा इनका मोलैरिटी घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और जैसे यहां पर वॉल्यूम घटेगा वैसे यहां पर मोलैरिटी बढ़ेगा। यहां तक बात क्लियर है। अगर मोलैरिटी घट रहा है और मोलैरिटी बढ़ रहा है, यानी जो लोअर कंसंट्रेशन था वो अब बढ़ने लगा है और जो हायर कंसंट्रेशन था वो अब घटने लगा है। अब कहां होगा प्रोसेस, प्रोसेस तब तक चलता जाएगा जब तक दोनों का कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाए। ठीक है, चलो इसको हम लोग M1 मान लेते हैं, इसको M2 मान लेते हैं। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक M1 बराबर M2 नहीं होगा। ठीक है, जब तक M1 और M2 यानी दोनों का कंसंट्रेशन बराबर नहीं होगा तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। इसी प्रोसेस को यानी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन के तरफ किसका, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का जाना ही ऑस्मोसिस कहलाता है। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आ गया होगा, प्रोसेस समझ में आ गया होगा, यानी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन के तरफ एसपीएम के थ्रू मूवमेंट को ही ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, ऑस्मोसिस समझ में आ गया। चलो अब हम लोग समझते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर।
अब हम लोग समझते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? देखो, जैसे जैसे यहां वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, जैसे जैसे वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, ऑस्मोसिस हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे यहां वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज करेगा ये लेवल क्या जाएगा, ऊपर चढ़ता जाएगा। मान लो यहां तक हो गया वॉल्यूम, ये सॉल्यूशन अब कहां तक चला जाएगा, यहां तक हो गया, और ये सॉल्यूशन घटते हुए कहां चला जाएगा, मान लो यहां आ गया। ठीक है, ये लेवल घटेगा, इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, लेवल घट रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो इसका लेवल जो बर्तन का उसका लेवल था सॉल्यूशन का वो बढ़ रहा है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। सॉल्यूशन जो लोअर कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन था उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, जो हायर कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन था उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब इस वॉल्यूम इंक्रीज को अगर हम यहां पर एक रुकावट लगा दें, ठीक है, ये रुकावट लगा देते हैं, और इसको हम ऊपर से ट्राई करते हैं कुछ प्रेस करने का, इसको हम कुछ दबाव देते हैं। अब मान लो इधर से ए का मूवमेंट हो रहा था, इधर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा था, लेकिन यहां पर से दबा दिया। अब दबा दिया तो ये वॉल्यूम और एक्सपेंड नहीं कर पाएगा। जब एक्सपेंड नहीं कर पाएगा तो ये ए का मॉलिक्यूल इधर आ नहीं पाएगा। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट। फिर से ए का मॉलिक्यूल इस पार आ रहा था, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था, इनका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था। अब हमने यहां पर एक रुकावट लगा दिया है कि अब यहां पर से आगे वॉल्यूम को नहीं जाने देंगे। अब अगर यहां पर से आगे वॉल्यूम को नहीं जाने देंगे तो इसका मतलब ये ए का मॉलिक्यूल इस पार से इस पार नहीं आ पाएगा। ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगा है जो इसको रोक दे, ऑस्मोसिस को रोक दे, उस प्रेशर को हम लोग बोलेंगे, इस प्रेशर को हम लोग बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या नाम देंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर वो है, किधर लग रहा है? हायर कंसंट्रेशन की तरफ। हायर कंसंट्रेशन था ये पहले, ये लोअर कंसंट्रेशन था, तब तक चलता जाता जब तक के दोनों का कंसंट्रेशन बराबर नहीं होता। तो ऑस्मोटिक प्रेशर यानी हायर कंसंट्रेशन पर लगने वाला वह एक्स्ट्रा प्रेशर जो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया को रोक दे, उसे हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। दोबारा, हायर कंसंट्रेशन के तरफ लगने वाला वह एक्सटर्नल मैकेनिकल प्रेशर जो लोअर कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन के तरफ जाना बंद कर दे, उसे हम लोग बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आ गया। चलो, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग लिखते हैं पाई। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग डिनोट करते हैं पाई से। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली पाया गया पाई बराबर CRT। ठीक है, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन का और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर का। तो ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर पाई CRT। C बोला गया कंसंट्रेशन, R हो गया आपका गैस कांस्टेंट और T हो गया आपका टेम्परेचर। ठीक है, अब अगर पाई बराबर दोबारा लिखा जाए तो पाई बराबर हो गया C यानी कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को हम लोग क्या लिखे हैं? मोलैरिटी लिख सकते हैं, तो हम लोग मोलैरिटी भी लिख लेते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला हो जाएगा मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आपके पास सॉल्यूट क्या है? B है, तो आप यहां लिख लीजिए NB डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V इंटू R और T। ठीक है, यहां में कोई दिक्कत नहीं है। पाई बराबर NB यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इनको ही हम लोग बोलेंगे मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, चलो NB बराबर क्या लिख सकते हैं? मोल बराबर क्या लिख सकते हैं? NB बराबर मोल बराबर वेट किसका? B का मोल निकालना है तो B का वेट डिवाइडेड बाय मोलर वेट किसका? B का। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं पाई बराबर WB डिवाइडेड बाय MB इंटू V इंटू R इंटू T। ठीक है, तो पाई बराबर हो सकता है ये फॉर्मूला।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूले के आधार पर कई सवाल हैं, आप सारे सवालों को ट्राई कीजिए। ठीक है, तो पाई क्या हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इस तरह से हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर के जरिए, आप ऑस्मोटिक प्रेशर, वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आर और टी, आप इन सब का वैल्यू बता के एक दूसरे का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। अब अगला टर्म समझते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन, ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर समान हो। यानी आपके पास दो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन और फिर एक और सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन। ठीक है, दो ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर समान हो, ऑस्मोटिक प्रेशर समान हो। जैसे इसका ऑस्मोटिक प्रेशर को 1 मान लेते हैं, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर को 2 मान लेते हैं, तो क्या बोलेंगे, पाई 1 बराबर पाई 2। ठीक है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर समान हो तो हम लोग बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन देखो, पाई 1 बराबर C1R इंटू टी। ठीक है, टेम्परेचर दोनों जगह कांस्टेंट है। अब C1RT बराबर C2RT, कंसंट्रेशन है C1 C2। अब इस सॉल्यूशन का क्या कंसंट्रेशन है, इस सॉल्यूशन का क्या कंसंट्रेशन है, वो C1 और C2। अगर R और T कैंसिल आउट हो जाए तो C1 बराबर C2, यानी ऐसे समय में दोनों का कंसंट्रेशन समान होगा, तब बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यानी दो सॉल्यूशन है, इन दोनों का कंसंट्रेशन समान हो तो हम नाम देंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जैसे मान लीजिए ये सॉल्यूशन 1 और ये सॉल्यूशन 2, और इन दोनों सॉल्यूशंस को अगर हम लोग SPM के जरिए एक साथ रख दें, SPM के जरिए, ये पहले अलग अलग था, अब मान लो इसको SPM के जरिए एक साथ रख दे, तो यहाँ पर जो भी मूवमेंट होगा वो, जो भी मूवमेंट होगा, नेट मूवमेंट वो 0 होगा। यानी ना ही इधर का सॉल्वेंट इसके पास आएगा, ना ही इसका सॉल्वेंट उसके पास जाएगा। ठीक है, नेट मूवमेंट हो सकता है एक गया एक आया, ऐसा हो सकता है, लेकिन नेट मूवमेंट 0 होगा। यानी ना ही इसका कंसंट्रेशन में कोई कमी होगा, ना ही इसके कंसंट्रेशन में कोई कमी होगा, क्योंकि ये जो दो सॉल्यूशन तैयार हुआ होगा ये वही पूरे पिछले वाले सॉल्यूशन से हुआ होगा कि इधर का जो लोअर कंसंट्रेशन था उसके सारे सॉल्वेंट इधर आ रहे होंगे तब तक, जब तक कि दोनों का कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो गया होगा। अब जब दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हो गया है तो यहाँ पर मूवमेंट अब बंद हो गया है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसी में एक और टर्म समझते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और एक और वर्ड समझते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन है यानी दोनों का कंसंट्रेशन समान है, ठीक है, तब तो यहाँ मूवमेंट नहीं है। लेकिन जैसे पिछले केस में पढ़े थे कि अगर सॉल्यूशन 2 का कंसंट्रेशन लोअर है, लोअर कंसंट्रेशन है, और इसका कंसंट्रेशन हायर कंसंट्रेशन है, ठीक है, और ये लोअर कंसंट्रेशन है, तो क्या होगा कि इन यहाँ पर से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल मूव करेंगे हायर कंसंट्रेशन की तरफ। कब तक मूव करेंगे, जब तक कि दोनों का कंसंट्रेशन समान नहीं हो जाए। ठीक है, तो जब लोअर कंसंट्रेशन है तब इसको हम लोग बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और हायर कंसंट्रेशन है तब बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन।